गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लेक्चर बीए पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए है। हमने इससे पूर्व के वीडियो में देखा था कि भारत में किस प्रकार राष्ट्रीयता का जागरण हुआ और इस राष्ट्रीयता के जागरण के बाद भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कुछ संगठित प्रयास शुरू हुए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों की। 1885 में कांग्रेस की स्थापना का कार्य विचारों का या संगठन की दृष्टि से आकस्मिक नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व भी कुछ राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए थे और उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा था। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में प्रमुख थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, इंडिया लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876, पूना सार्वजनिक सभा 1867, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और महाजन सभा 1881 प्रमुख हैं। कांग्रेस की स्थापना उपर्युक्त संस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रांतों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा था। 1876 के बाद लॉर्ड लिटन के विवेकपूर्ण कार्यों और उसके बाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद ने अखिल भारतीय लक्षण के राजनीतिक संगठन की आवश्यकता स्पष्ट की। इन परिस्थितियों में सर्वप्रथम संभवतया एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के मस्तिष्क में कांग्रेस की स्थापना के विचार का उदय हुआ। अतः ह्यूम को ही इस संस्था का जन्मदाता समझा जाता है। ह्यूम की योजना संभवतः एक ऐसे संगठन का निर्माण करने की थी जो प्रमुख रूप से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कार्य करते हुए भारत की स्थिति में सुधार लाता। ह्यूम ने जब ये योजना नए गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के सामने रखी तो लॉर्ड डफरिन ने प्रस्तावित संगठन के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का सुझाव देते हुए कहा कि इस संगठन के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया जाना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो जाती है। इसके बाद में कांग्रेस अपने कुछ उद्देश्य स्पष्ट करती है। उसमें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के सभापति व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने कांग्रेस के कुछ उद्देश्य इस प्रकार बताए थे। साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता के संबंध स्थापित करना, समस्त देशवासियों में वंश धर्म और प्रांत संबंधी दूषित संस्कारों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावनाओं का पोषण और परिवर्धन करना, महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद प्राप्त परिपक्व सम्मतियों का संग्रह करना, उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिज्ञ देश हित के कार्य करें। कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने क्यों की, इसके पीछे लॉर्ड डफरिन के क्या उद्देश्य थे या कांग्रेस के नेता क्या इस बारे में विचार रखते थे, इस बात को लेकर के विद्वानों में एक मतभेद है कि कांग्रेस क्या एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में बना है या कांग्रेस की स्थापना किसी राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई है। तो ऐसी दो व्याख्याएं हम यहाँ पर देख रहे हैं। उनमें पहली व्याख्या है सेफ्टी वॉल्व या अभय द्वीप की धारणा। कांग्रेस की स्थापना व्यापक असंतोष के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई, अर्थात कांग्रेस का जन्म ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए हुआ था। लॉर्ड लिटन के दमनकारी शासन की समाप्ति पर भारत क्रांति के बहुत अधिक समीप पहुंच चुका था। भारतीय जनता की दयनीय दरिद्रता और शिक्षित नवयुवकों का घोर असंतोष क्रांति का रूप ग्रहण करने वाला था। ह्यूम को विश्वसनीय सूत्रों से इस बात का ज्ञान हो गया था कि राजनीतिक अशांति अंदर ही अंदर बढ़ रही है। दक्षिण के कृषक विद्रोह ने, बंगाल के उग्र क्रांतिकारियों की गतिविधियों ने दूरदर्शी ह्यूम को भावी खतरे की पूर्व सूचना दे दी थी।
ह्यूम साहब जन आंदोलन की इस क्रांतिकारी भावना से बहुत चिंतित थे, अतः उन्होंने जनता के असंतोष को क्रांति का रूप ग्रहण करने से रोकने के लिए अभय द्वीप या सेफ्टी वॉल्व को जन्म दिया, जो कांग्रेस थी। ह्यूम के जीवनी लेखक सर विलियम वेडरबर्न के अनुसार ह्यूम ने एक बार कहा था कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए अभय द्वीप सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता है और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर अभय द्वीप दूसरी और कोई चीज नहीं हो सकती। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में और रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में इस बात का समर्थन किया है कि कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा एक अभय द्वीप के रूप में की गई थी। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने मिस्टर ह्यूम और ब्रिटिश अधिकारियों की आशाओं को, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में योग दिया था, पूर्ण किया। वह शिक्षित भारतीयों के असंतोष का आकर्षण केंद्र बन गई। कांग्रेस के मंच से इस बेचैनी और असंतोष को वैधानिक रूप में व्यक्त किया जाने लगा और इस प्रकार कांग्रेस राष्ट्रीय असंतोष को व्यक्त करने का शांतिमय साधन बन गई। दूसरी धारणा है राष्ट्रीय संस्था के रूप में कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में दूसरी इस धारणा का प्रतिपादन किया जाता है कि कांग्रेस की स्थापना भारतवासियों के हित के लिए एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई। यदि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रतिपादित अभय द्वीप की धारणा को स्वीकार कर लिया जाए तो यह न केवल ह्यूम वरन उन भारतीय नेताओं पर भी आक्षेप होगा जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में सहयोग दिया था। सुश्री एनी बेसेंट लिखती हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के हित में 17 प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम साहब के द्वारा हुआ था। यहाँ पर गुरुमुख निहाल सिंह के विचार का उल्लेख करना भी उचित होगा, जिन्होंने ये लिखा है कि यह संभव है कि ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने तथा कांग्रेस का प्रयोग एक अभय द्वीप करने के विचार ह्यूम और वेडरबर्न के हृदयों में हों, किंतु इस बात पर विश्वास करना असंभव है कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और रानाडे जैसे भारतीय नेता इनके हाथों में साधन मात्र थे या वे भी ब्रिटिश साम्राज्य को क्रांति के खतरे से बचाने का विचार रखते थे। अब दोनों ही धारणाएं हमने देखी, चाहे वो एक सेफ्टी वॉल्व की धारणा हो और चाहे वो एक राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो। वास्तविक स्थिति क्या है कि कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य के संबंध में हमने ये दो दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं, दोनों ही आंशिक रूप से सत्य हैं। कांग्रेस की स्थापना की सही व्याख्या इसी रूप में की जा सकती है कि कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की भावना तो विद्यमान थी, किंतु इसके साथ ही कांग्रेस की स्थापना के मूल में भारतीयों के हित का विचार और भारतीयता की भावना भी विद्यमान थी। भारतीय जनता राजनीति में उस समय दो प्रमुख धाराएं थी। पहले मत के लोग हिंसा के द्वारा ब्रिटिश राज्य का अंत कर देना चाहते थे, दूसरे मत के लोग ब्रिटिश राज्य का अंत कर कम से कम तत्काल अंत नहीं चाहते थे। वे भारतीय शासन में भारतीय जनता का ऐसा प्रतिनिधित्व चाहते थे जो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि भारत ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त कर ले। मिस्टर ह्यूम और कांग्रेस की स्थापना में उनके सहयोगी भारतीय राजनीति की दूसरी धारा से संबद्ध थे और कांग्रेस की स्थापना देश को वैधानिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। तो इस रूप में हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में 1885 में हुई है और इसका उद्देश्य जाति, धर्म या वर्ण के किसी भेदभाव के बिना सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करना था। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय ईसाई थे, दूसरे दादाभाई नौरोजी पारसी थे, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमान थे और चौथे और पांचवें अध्यक्ष जॉर्ज यूल और सर विलियम वेडरबर्न अंग्रेज थे। इसमें संदेह नहीं
कि कांग्रेस के अधिकांश सदस्य और पदाधिकारी हिंदू थे, इसका एक कारण यह है कि भारत की अधिकांश जनता हिंदू है। कांग्रेस की 85 में स्थापना होने के बाद में दिनों दिन उसकी शक्ति में वृद्धि होने लगी। 1885 में जब कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, धीरे धीरे कांग्रेस की शक्ति बढ़ती गई और दूसरे, तीसरे, चौथे अधिवेशन में इसकी संख्या बढ़ते हुए 1248 तक पहुंच गई। कांग्रेस के प्रति सरकार का कैसा रवैया था, कैसा दृष्टिकोण था, तो ये तथ्य है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश शासन के सहयोग से की गई थी। प्रारंभ के 3 वर्षों में कांग्रेस के प्रति शासन का दृष्टिकोण सहयोग और सहानुभूति से पूर्ण रहा। ये स्थिति इस कारण थी कि ब्रिटिश शासन कांग्रेस को अपने लिए एक सहायक संगठन समझता था और 1887 तक ये नहीं सोच पाया था कि कांग्रेस उसके लिए कभी कोई चुनौती बन सकती है। परंतु जब कांग्रेस की शक्ति से तीव्र गति से वृद्धि होने लगी, कांग्रेस उच्च वर्ग के साथ साथ सामान्य जनता से जुड़ने लगी और कांग्रेस के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों की सबल रूप से मांग की जाने लगी। तब कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार के रूप में परिवर्तन होने लगा। कांग्रेस की स्थापना में सहयोग देने वाले स्वयं लॉर्ड डफरिन ने अपने कार्यकाल की समाप्ति पर कांग्रेस की निंदा करते हुए कहा कि मुझे उसका भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व का दावा बेबुनियाद लगता है। कांग्रेस तो नगण्य अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हो जाने के बाद में भारतीय जनता को एक ऐसा मंच प्राप्त हो गया जिसके माध्यम से वह अपनी आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ा सकती थी।